चश्मा भी पहन ही लेता हूँ ना यार। चलिए तो अपन बात करते हैं करप्शन की। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार मतलब बेकार काम। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में तुम्हें मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ। जैसे अपने लोकपाल लोकायुक्त पढ़ा था ना अभी, वैसा ही होता है ये। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब वही जो किसी प्रकार से विजिलेंस कर सके। विजिलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। विजिलेंस का मतलब ही होता है नजर रखना, है ना। तो एक ऐसा कमीशन सरकार ने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसके द्वारा वो क्या होते हैं कि किसी भी इलीगल एक्टिविटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में की जाती है, उस पर निगरानी रखता है। अब सीधी सी बात है, अपन को पता है कि सबसे ज्यादा इलीगल एक्टिविटी के नाम पे करप्शन ही होता है। तो सबसे ज्यादा इसका काम ही करप्शन को कंट्रोल करने का है, करप्शन पे निगरानी रखने का काम है। अपन देख लेते हैं इसको क्या है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कमीशन देखो, जहां पे भी अपन ने इसके पहले एक और कमीशन पढ़ा था, सेंट्रल इंक्वायरी कमीशन। जहां पे भी कमीशन वर्ड आया था, कमीशन का मतलब होता है कि ऐसी पूरी संस्था जिसमें प्रॉपर पूरी टीम होती है, पूरे लोग होते हैं, अध्यक्षता होती है, और वो किसी एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। मतलब कमीशन हमेशा एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है, किसी एक काम के लिए। वो उसको बहुत सारे काम नहीं दे सकते आप। पर्टिकुलर वर्क या पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उसको गठन किया जाता है। जैसे विजिलेंस कमीशन तो खाली विजिलेंस का काम करेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो सारे काम कर देता है। डिपार्टमेंट में सब काम आ जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। करप्शन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मेजर चैलेंज टू गुड गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। जो करप्शन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो गवर्नेंस की बात कर लो, इकोनॉमिक की बात कर लो, डेवलपमेंट या पब्लिक ट्रस्ट की बात कर लो, सब दूर। एक ही दिक्कत है, करप्शन। इंडिया रिकॉग्नाइज द डेंजर्स पोस्ड बाय करप्शन, हैज अडॉप्टेड वेरियस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू कर्ब इट। यानी कि इंडिया ने ऐसा रिकॉग्नाइज कर रखा है, देख रखा है कि जो करप्शन है वो इतना ज्यादा डेंजर है अपने आप पे कि जितने भी वेरियस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है वो कर्ब हो रहे हैं। मतलब कर्ब हो रहे हैं मतलब खराब हो रहे हैं करप्शन की वजह से। अमंग देम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी स्टैंड एज एपेक्स इंटीग्रिटी अथॉरिटी। और इन क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इन सबसे अपेक्स इंटीग्रिटी इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए है। इसमें क्या है, इंटरेस्टेड विद द टास्क। इनको क्या है, टास्क फोर्स की तरह बनाया गया है, और प्रिवेंटिंग करप्शन, करप्शन रोकने के लिए बनाया गया है। कहाँ कहाँ पे काम करेंगे ये, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। तो अपन सीबीसी से क्या समझेंगे, सीबीसी का काम क्या है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले तो ये चीज अपन को दिमाग में आ गई। फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन है टू प्रिवेंटिंग करप्शन। ये भी चीज पता पड़ गई यहाँ से। कहाँ कहाँ पर, इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये किसका, इसका मीडियम क्या होता है काम करने का, बाय टास्क, यानी कि इनको उनको मिशन टास्क जो भी कह लो, टास्क फोर्स की तरह यूज होती है। एस्टेब्लिश इनिशियली थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड लेटर अकॉर्डेड बाय स्टैट्यूटरी स्टेटस। यानी कि सबसे पहले शुरुआत में जब इसको बनाया गया था तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा बनाया गया था कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपने किसी काम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टैट्यूट बना दिया, मतलब बाद में इसके लिए फिर कानून बना और अब ये स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको मिल चुका है, यानी कि अब इसको कानूनी दर्जा मिल चुका है। The CVC plays a vital role in overseeing vigilance administration and promoting transparency and accountability. CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बहुत पाइवटल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओवरसीइंग करना, यानी कि निगरानी रखना। किस पे, विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन पे। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो विजिलेंस होता है, जो काम करने का तरीका होता है, ट्रांसपेरेंसी वाला तरीका होता है, सही तरीके से काम करने का तरीका होता है, उन सब पे निगरानी करने का काम करता है सीवीसी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कैन बी ट्रेस्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। तो इसका ही बोलना चाह रहा है कि देखो एक कमेटी बनी थी, किस चीज के लिए बनी थी, फॉर प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन के लिए, जिसको किसने हेड किया था, बाय के संतनम। के संतनम नाम के व्यक्ति थे, 1962 में इन्होंने इसको हेड किया था, और ये कमेटी बनी थी जिसका काम था करप्शन को रोकना, ठीक है। वहां से रिकमेंडेशन मिला था, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि है ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसी चीज अपने देश में होना चाहिए।
द कमिटी ने क्या क्या हाईलाइट किया? कमिटी हाईलाइटेड द ग्रोइंग मीनेक ऑफ करप्शन एंड प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट बॉडी टू एडवाइज एंड सुपरवाइज विजिलेंस एफर्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस कमेटी ने हाईलाइट किया था, बोला था कि देखो अपने देश में करप्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन्हें प्रपोज करा एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ। इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि स्वतंत्र बॉडी बनाओ जिसका काम क्या होगा? टू एडवाइस करना एंड सुपरवाइज विजिलेंस एफर्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना और सुपरवाइज करना जितने भी विजिलेंस एफर्ट कर रहे हो, यानी कि जो करप्शन रोकने के लिए जो आप निगरानी वाले काम कर रहे हो उसको सुपरवाइज करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस भी करेगी। ऐसा किसने बोला था? कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ऐसा जो कमेटी बनी थी उसने बोला था। फॉलोइंग द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ रेजोल्यूशन ऑन 11 फरवरी 1964। 11 फरवरी में एक रेजोल्यूशन पास किया किसने? गवर्नमेंट ने, और उन्होंने एस्टेब्लिश किया सीवीसी एज अ एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर। उसके बाद क्या हुआ है देख लेते हैं। उसके बाद भी कुछ ना कुछ वही होगा। हाँ, तो 11 फरवरी 1964 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसकी स्थापना हुई बाय रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत साल तक, फॉर मेनी ईयर इट फंक्शन विदाउट स्टेटरी बैकिंग, यानी कि जब बहुत साल तक ये बिना कानून के काम करता था, मतलब इसको चलाने के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था। विदाउट स्टेटरी बैकिंग, बिना किसी कानून के ये काम करता रहा। रिलाइंग ऑन द गवर्नमेंट सपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट, यानी गवर्नमेंट ने उसको बनाया था और उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स का उपयोग करके गवर्नमेंट इसको चलाती थी। कोई लॉ नहीं था। तो एक केस आया नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1997 में। जिस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये जो विजिलेंस कमीशन आप चला रहे हो इसको स्टेटरी स्टेटस ग्रांट करो, इसको बनाओ, कानूनी रूप से गठित करो इसको, और इससे क्या होगा? इसकी ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। ऑटोनॉमी बढ़ जाएगी मतलब वो और इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसकी पावर, शक्तियां, उसके फंक्शंस वगैरह सब चीजें लॉ से कंट्रोल होंगे, और वो जो भी काम करेगा उसका एक रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि इफेक्टिवनेस तभी बढ़ेगी जब लॉ की मेकिंग होगी। कॉन्सिक्वेंटली जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट आया फिर उसके बाद, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 2003 में उसको इनेक्ट किया गया और इससे लीगल रिकॉग्निशन मिल चुका है और एक स्ट्रक्चर मिल चुका है प्रॉपर। किसको? कमीशन को। कमीशन मतलब अपना सीवीसी को। समझ गए? यस सर। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। अपेक्स वर्ड का मतलब पता है तुमको? नहीं। अपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट इज अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होगा? कि सुप्रीम कोर्ट अपने देश का सबसे ऊपर वाला कोर्ट है। सबसे ऊपर मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल, उससे ऊपर कोई नहीं है कोर्ट में। उसी तरीके से जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो विजिलेंस इंस्टीट्यूशन में सबसे ऊपर है। विजिलेंस इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है निगरानी रखने वाले इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अपन लोकपाल पढ़ा, लोकायुक्त पढ़ा, पुलिस पढ़ा, ईडी अपन को पता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होता है, सीबीआई होता है, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है सब विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है। इनमें सबसे ऊपर जो है वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, करप्शन को रोकने के लिए। ठीक है, इसका काम क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहले मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी विजिलेंस एक्टिविटी होती है, यानी कि जो निगरानी रखने के काम होते हैं, उसको मॉनिटर करना। एडवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि विजिलेंस का काम करते हैं, विजिलेंस का काम करने का मतलब करप्शन को रोकने का, करप्शन पर निगरानी करने का काम करते हैं, उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग एडवाइस करना, ये कैसे प्लान कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, रिव्यू कैसे करेंगे, रिफॉर्म कैसे लेके आएंगे अपने काम में, वो सब चीजों करने का काम भी सीवीसी करता है, एडवाइस करने का। साथ में इंक्वायरी करने का काम है, और कॉजिंग एन इंक्वायरी, या तो इंक्वायरी खुद करेगा या फिर इंक्वायरी करवाएगा। आई पे इनटू द कंप्लेंट रिलेटेड टू द करप्शन, मिसकंडक्ट और लैक ऑफ इंटीग्रिटी इन द पब्लिक सर्वेंट, यानी कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा इंटीग्रिटी के बिना अपना काम करना, यानी कि बहुत गलत तरीके से काम करना, मिसकंडक्ट करना अपने काम में, या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन होता है तो उससे रिलेटेड जितनी भी कंप्लेंट आती है उसकी इंक्वायरी वगैरह करने का काम है, नॉर्मल है। प्रोमोटिंग इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें लानी है? इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ले आओ। सीवीसी का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? प्रिवेंट करप्शन एट द सोर्स। इसका मतलब क्या है कि जहां से करप्शन शुरू हो रहा है, एट सोर्स,
जहां से शुरू हो रहा है वहीं उसको खत्म कर दो, उसको तो लोगों तक पहुंचने ही मत दो, आखिरी तक पहुंचने ही मत दो, जहां से शुरू हो रहा है वहीं उसको पकड़ लो। ऐसा इसका काम है, फंक्शन है सीबीसी का, समझ रहे? रेदर देन मर्ली पनिशिंग इट आफ्टर फैक्ट, यानी कि सिर्फ रेदर देन मर्ली पनिशिंग का मतलब बोला कि सिर्फ उसका काम करप्शन करने वाले को पनिश करना नहीं है, लेकिन जहां से करप्शन शुरू हो रहा है, जहां से हो रहा है, उसको वहीं रोक के खत्म करने का काम है सीबीसी का, समझ गए? सीबीसी का कंपोजिशन कैसे होता है? कंपोजिशन में देख लेते हैं कौन कौन लोग इसमें होते हैं। देखो, सबसे पहले होता है कमिश्नर, जिसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसको अपन बोलते हैं चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन। और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो कि मेंबर्स होते हैं उस कमीशन के, ठीक है? इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? प्रेसिडेंट कर देगा, लेकिन किसके कहने पे करेगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी कंपेरिजन, यानी कि 3 मेंबर की एक कमेटी बनेगी, उसकी रिकमेंडेशन पे इन 2 लोगों का ऊपर अपॉइंटमेंट होगा है, पहला मेंबर का, दूसरा चेयरपर्सन का। मेंबर कितने होंगे? 2 होंगे और चेयरपर्सन 1 होगा, ठीक है? वो कमेटी किन किन लोगों की रहती है? कमेटी में एक रहता है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यानी कि पहला होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, दूसरा हो गया आपका होम मिनिस्टर और तीसरा हो गया आपका विपक्ष का बड़ा नेता। समझ गए? यस सर। ये 3 लोग मिलके एक रिकमेंडेशन करेंगे और जिसका रिकमेंडेशन करेंगे उसको कमिश्नर बना देंगे और विजिलेंस कमिश्नर बना देंगे, छोटे छोटे 2। इनका टेन्योर कितना होगा? इनका टेन्योर होगा 4 साल के लिए, या फिर जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते तब तक के लिए, 2 में से एक। अगर मान लो उनके 4 साल पूरे होने के पहले पहले वो 65 साल के हो गए तो फिर उनका रिटायरमेंट जल्दी हो जाएगा। रिमूवल इनको निकाल के दे सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट इनको निकालेगा ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी फॉलोइंग द प्रोसीजर लेट डाउन इन द एक्ट, यानी कि जो एक्ट में एक प्रोसीजर दे रखा है इनको निकालने का, उसके आधार पर निकालेंगे। लेकिन ग्राउंड क्या होना चाहिए? मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी। मिसबिहेवियर मतलब गलत तरीके से बिहेव करना, इनकेपेसिटी मतलब अपने काम में सक्षम नहीं रहना। सर 2 मिनट, पापा का फोन आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सर पापा का फोन आ रहा है। ये दिक्कत है? हाँ। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं थी ना तुमको? नहीं सर। अब आते हैं जुरिडिक्शन एंड पावर। जुरिडिक्शन एंड पावर तुमको पता होगा, जुरिडिक्शन मतलब होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का किस क्षेत्र में काम करने की पावर है। यानी कि जैसे कोर्ट का जुरिडिक्शन कोर्ट का होता है, वो कोर्ट का क्षेत्राधिकार होता है, उसी तरीके से हर इंस्टीट्यूशन का अपना क्षेत्राधिकार होता है। तो उसी तरीके से सीबीसी का भी है। तो उसकी पावर्स क्या क्या है? देखो, कमीशन की जुरिडिक्शन क्या क्या होंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है सीबीसी। या फिर एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उनके अगेंस्ट भी एक्शन कौन ले सकता है? सीबीसी ले सकता है। उसके जो जितने भी नेशनलाइज बैंक होते हैं, नेशनल बैंक्स होते हैं, उनके एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी एक्शन सीबीसी ले सकता है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगेंस्ट भी सीबीसी एक्शन ले सकता है। समझ गए? 4 ये। यस सर। की पावर एंड फंक्शंस। की पावर एंड फंक्शंस क्या क्या इंपॉर्टेंट अपन को देखना है यहाँ पर। सुपरविजन ऑफ अ सीबीआई, जैसे सीबीआई जो काम कर रहा है उसको खाली अपन को सुपरवाइज करना है, ठीक है? तो सीबीसी क्या करता है? सुपरवाइज करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध करा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर हो रही है इसके द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो उसको सुपरवाइज करने का काम करता है सीबीसी। दूसरा, विजिलेंस क्लियरेंस। इट इशू विजिलेंस क्लियरेंस टू द ऑफिसर फॉर द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड रिटायरमेंट, यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का अपन को अपॉइंटमेंट करना है एज ऑफिसर, या फिर उसको प्रमोट करना है या उसको रिटायरमेंट करना है, तो उसका जो विजिलेंस क्लियरेंस होता है वो सीबीसी प्रोवाइड कराता है। वो बोलता है पूरी इंक्वायरी करने के बाद कि ये आदमी जो है ये अच्छा आदमी है, हमने इसका विजिलेंस कर लिया है, इसको आप अपॉइंट कर लो, प्रमोट कर लो, रिटायर करा दो, जो कराना करा दो। अगर विजिलेंस का क्लियरेंस तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। एडवाइजरी रोल है इसका, इट एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है, ज्ञान देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को ज्ञान देता है, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्ञान देता है। किस बारे में? अकॉर्डिंग टू विजिलेंस केसेस इन विच व्हाइल इट्स एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग, इट इज जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है? यानी कि इसकी जो एडवाइस है बाइंडिंग नहीं है, मतलब जिस भी गवर्नमेंट को, जिस भी डिपार्टमेंट को, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ये एडवाइस दे रहा है तो वो लोग आबद्ध नहीं है कि ये जो सीबीसी ने जो एडवाइस इसको मानो ही मानो, लेकिन वो चाहे तो जनरली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं।
एनुअल रिपोर्ट बनाना, इट सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु प्लेस इट बिफोर द पार्लियामेंट, यानी कि हर साल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे जिसमें वो अपनी चीजें बताएंगे कि हमने क्या क्या काम करा, क्या नहीं करा है, वो सब चीजें हर कमीशन की तरह ये भी एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति को देंगे। रोल इन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन में रोल क्या है भाई यार, बहुत इजी बातें हैं। अगर अपन नॉर्मल समझ लो किसी कमीशन का तो उसका और उसका सेम ही रहेगा। फंक्शन इज नोडल एजेंसी की तरह काम करेंगे। नोडल एजेंसी मतलब मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं सॉरी, जो मेन एजेंसी होती है जिससे सब चीजें कंट्रोल होती है। इट कोऑर्डिनेट विद द चीफ विजिलेंस ऑफिसर, चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है उससे कोऑर्डिनेट करते हैं ये लोग। इन वेरियस मिनिस्ट्री, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री के जो जितने ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने का काम करना। कोऑर्डिनेट करना तो समझते हो ना? हाँ ठीक है। फिर चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स जो होते हैं एक एज अ एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द सीवीसी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि जो जितने भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं वो एक तरह से आर्म ऑफ द सीवीसी की तरह काम करते हैं। आर्म ऑफ द सीवीसी का मतलब एक हाथ की तरह, हाथ की तरह मतलब उनके ही डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। और वो किस किस चीजें के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फॉर कंडक्टिंग विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन, विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन करवाना, विजिलेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, और जो विजिलेंस के जो मेजर्स होते हैं, जो रोकथाम उपाय बताए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये सब काम होते हैं इसके चीफ विजिलेंस ऑफिसर के। ये कमीशन और क्या करता है? कमीशन इसके अलावा क्या करता है? सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट स्टडीज करता है। क्या करता है? सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट स्टडीज इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट में सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट स्टडीज करता है। उसके अलावा मॉडल विजिलेंस मैनुअल्स प्रिस्क्राइब करता है हर साल, एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि मॉडल विजिलेंस मैनुअल्स का मतलब होता है कि वो बताएगा कि किस तरीके से अपन को विजिलेंस करना चाहिए, वैसा मैनुअल पब्लिश करवाएगा, प्रिस्क्राइब करवाएगा। या फिर जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसका एक स्टैंडर्ड तय करेगा कि अपन को इस तरीके से प्रोसीजर करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेस विजिलेंस अवेयरनेस वीक, यानी कि क्या होगा कि एक पूरे साल भर में एक सप्ताह आपको पूरा विजिलेंस अवेयरनेस के लिए ऑर्गेनाइज कराना है, जिससे आप लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सको, स्प्रेड कर सको अगेंस्ट द करप्शन। ठीक है, ये भी कर लो। प्रिवेंटिंग विजिलेंस मेजर्स, प्रिवेंटिंग विजिलेंस मेजर्स इज अ सेंट्रल टू द सीवीसीज अप्रोच। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन प्यूनिटिव मेजर्स द कमीशन इम्पेजेस। इसका मतलब क्या है कि देखो, प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोकथाम करना, रोकना। मतलब विजिलेंस कमीशन का काम ये है कि जो अपन करप्शन वगैरह हो रहे हैं उसको रोकने पे ज्यादा ध्यान दें। ये इसका सेंट्रल अप्रोच है। सेंट्रल अप्रोच क्यों कहा गया है? क्योंकि सीवीसी का मेन काम ही है कि करप्शन को रोकना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सोली प्यूनिटिव मेजर्स, यानी कि डायरेक्ट प्यूनिटिव मेजर्स, यानी कि पनिशमेंट देना काम नहीं है। पनिशमेंट तो नहीं देगी, दूसरी चीज है, जुडिशरी है उसके लिए, सीबीआई है, तो ये लोग पनिशमेंट तो नहीं देंगे। मेन काम है आपका कि आप क्या करो, करप्शन को उसके हाथ पे ही रोक लो। इसके लिए क्या करते हैं? कंडक्ट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को अपन ट्रेनिंग देते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाते हैं। प्रोमोटिंग ई गवर्नेंस टू रिड्यूस ह्यूमन डिस्क्रिप्शन, यानी कि ई गवर्नेंस पे बढ़ावा दो। ई गवर्नेंस करने से क्या फायदा होगा? इलेक्ट्रॉनिक तौर पे सब कुछ हो जाएगा तो करप्शन कम होगा, क्योंकि आदमी पैसा कब लेता है? जब उसके हाथ में फाइल आती है। जब हाथ में फाइल नहीं आएगी तो पैसा भी नहीं ले पाएगा। इनकरेजिंग ट्रांसपेरेंसी, थोड़ा डिजिटाइजेशन एंड प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है। ठीक है, पारदर्शिता बढ़ाना है। कैसे बढ़ाओगे? कि आप डिजिटलाइजेशन कर दो, सब चीजें डिजिटल कर दो तो आदमी सब देख लेगा वेबसाइट पे। प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स कर दो, जितनी भी चीजें हैं सब डिस्क्लोज करो लोगों के सामने। मतलब आदमी किसी चीज की एप्लीकेशन कर रहा है, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, क्या ऑर्डर होते हैं, क्या डिसीजन होता है, सब ऑनलाइन कर दो, सब दिखाओ उसको। इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रिटी पैक्ट्स इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यानी कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, पब्लिक डिपार्टमेंट में इंटीग्रिटी बढ़ा के रखना है। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, एकता, ये सब चीजें बढ़ा के रखनी है, बिखरने नहीं देना है डिपार्टमेंट को। रिकमेंडिंग रोटेशन ऑफ द ऑफिशियल इन सेंसिटिव पोस्ट, अगर मान लो कोई ऑफिसर सेंसिटिव पोस्ट पे, सेंसिटिव पोस्ट मतलब जैसे कोई बड़ा करप्शन रोकने वाले सीबीआई डिपार्टमेंट में है, कोई बड़ा पुलिस वाले डिपार्टमेंट में है, तो उसको टाइम टाइम पे रोटेशन करना, उसकी बार बार नौकरी इधर से उधर बदलते रहना हर 3-4 साल में। क्योंकि आदमी अगर एक ही पोस्ट पे लंबे समय तक रहता है तो वो वहां का दादा बन जाता है, करप्शन वगैरह करने में देर नहीं करेगा, इसलिए उनको रोटेशन करते रहो। इशूइंग गाइडलाइन इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कंप्लेंट हैंडलिंग एंड विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन, आपको गाइडलाइन इशू करनी है किस चीज के लिए? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, यानी कि पब्लिक को सुरक्षित रखने के लिए, पब्लिक के प्रति जो करप्शन वगैरह उनको कम करने के लिए। कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए, जो भी कंप्लेंट वगैरह आती है उसको कैसे हैंडल करना है, किस चीज के लिए आपको गाइडलाइन इशू करनी है।
विसिल ब्लोअर जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन करना है। विसिल ब्लोअर कौन होते हैं? विसिल ब्लोअर कौन होते हैं पता है? अभी नाम सुना था यूट्यूब पे, हैं? नाम सुना था यूट्यूब पे। विसिल ब्लोअर का मतलब होता है जो व्यक्ति उजागर करता है। उजागर करता है, अल्लाह नहीं करता है, उजागर। उजागर का मतलब होता है, सपोज मान लो ये ए नाम का आदमी जो ऑफिसर है, ठीक है, ये करप्शन कर रहा है, तो ये जो विसिल ब्लोअर मतलब एक आदमी होता है जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को या सीबीआई को किसी को रिपोर्ट करता है कि भैया ए नाम का आदमी यहाँ पे करप्शन कर रहा है। अब ये अपना नाम पहचान सब छुपा लेता है, लेकिन ये जानकारी दे देता है। इसे कहते हैं विसिल ब्लोअर। विसिल ब्लोअर का मतलब होता है सीटी बजाने वाला। विसिल का मतलब होता है सीटी, ब्लोअर का मतलब होता है बजाने वाला, है ना? तो सीटी बजा रहा है मतलब ये कर रहा है, अपन को चेता रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बताता है कि देखो तुम्हारा ये आदमी गलत काम कर रहा है, इसको रोको। इसको प्रोटेक्शन भी देना पड़ता है, क्योंकि कल से एग्जाम्पल के लिए विसिल ब्लोअर जो है, इसको पता पड़ गया किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कि इसने मेरी शिकायत करी थी, तो उसको मरवा भी सकता है। ये बात मैंने तुमको एक दिन और बताई थी, तुम्हें याद हो तो? क्या ये बात? जब मैंने तुम्हें व्यापम घोटाले के बारे में बताया था। नहीं। बताया था? कौन से, किसमें? अपन जब वो लोकपाल और लोकायुक्त पढ़ रहे थे ना, हाँ तो मैंने तुमको व्यापम घोटाले का बताया था, उसमें मैंने तुम्हें विसिल ब्लोअर टर्म के बारे में बताया था जब, हाँ। मैं याद हूँ, ठीक है। ये सारी स्टेप्स क्यों ली जाती है? स्टेप्स आर एम टू क्रिएट ए कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी इन अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन के कल्चर में इंटीग्रिटी यानी कि जो उसकी मजबूती अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए सब चीजें की जाती है। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक अलग से इन्होंने पॉइंट दे दिया, उसको देख लेते हैं कि देखो, सीवीसी इज आल्सो डेजिग्नेटेड एजेंसी फॉर रिसीविंग कंप्लेंट्स, यानी कि ऐसी एजेंसी जो कि कंप्लेंट रिसीव करती है, उसके खिलाफ उसके पास कंप्लेंट आती है। अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मर रेजोल्यूशन पीआईडीपीआई रेजोल्यूशन 2004 का है। इसके अंदर कंप्लेंट्स आती है, रिसीविंग्स, ठीक है, रिसीव कंप्लेंट आती है। इस एक्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्फॉर्मर रेजोल्यूशंस। इससे क्या होता है कि इनेबल सिटीजन एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट मिसकंडक्ट एंड करप्शन एनोमलिटी। देखो सीधी सी बात है कि अगर आप इस एक्ट के तहत या इस रूल्स के तहत अगर आप कोई व्यक्ति जो उसकी कंप्लेंट करता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, अगर आप उसको प्रोटेक्शन देने की बात करोगे, तभी कोई आदमी आगे आके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन में कंप्लेंट देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी कंप्लेंट करने वाले को, किसी इन्फॉर्मेशन देने वाले को ही अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तो कल से कोई भी आदमी आगे आके आपको ना ही कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला, ना ही कोई प्रोटेक्शन के कोई कंप्लेंट करने वाला है। तो सीधी सी बात है कि ये जो एक्ट है, ये जो रूल्स है, ये सिटीजन को एम्फेसाइज करता है, इनेबल्स करता है, और इम्प्लॉइज जो होते हैं उनको एम्फेसाइज करता है, इनेबल करता है कि भैया जो भी मिसकंडक्ट या करप्शन हो रहा है उसको आके आप रिपोर्ट करो बिना किसी डर के, ठीक है। एनोनिमसली क्यों लिखा है पता है यहाँ पर? नहीं। एनोनिमसली का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है, आप चुपके से आ सकते हो, कंप्लेन करके जा सकते हो, आपके पहचान छुपा ली जाएगी। पर ऐसा बहुत कम होता है, सबको पता पड़ जाता है, वो तो बताने वाले सब बता देते हैं। चलिए, जब कमीशन इंश्योर्स, कमीशन का काम क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है उसके आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल बना के रखना। दैट नो विक्टिमाइजेशन टेक प्लेस अगेंस्ट द विसिल ब्लोअर, विसिल ब्लोअर के अगेंस्ट कोई भी विक्टिमाइजेशन ना हो, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लिया जाए। कंप्लेंट आर थ्रोली एग्जामिन्ड एंड फॉलोड अप, और जो भी कंप्लेंट आपकी हुई है उसको थ्रोली एग्जामिन करोगे आप और उसके फॉलो अप लिया जाएगा, ठीक है। However, India's Whistleblower Protection Act 2014 has yet to be effectively implemented and its rules are still pending, यानी कि एक एक्ट यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई थी Whistleblower Protection Act 2014, लेकिन आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, उसका जो रूल्स है वो अभी तक पेंडिंग में है, समझ गए। अब इसमें लिमिटेशन और चैलेंज क्या क्या है, क्या क्या चीज दिक्कतें आ रही है अपन को सेंट्रल विजिलेंस एक्ट को अपना काम करने में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को अपना काम करने में। तो इसको दो तरह की दिक्कत है, इंस्टीट्यूशनल दिक्कत अलग है और फंक्शनल दिक्कत अलग है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन यानी कि जो संस्था की जो समस्या है वो तो है ही सही, लेकिन जो फंक्शन करने में, जो काम करने में समस्या आती है वो भी है। पहला, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन पावर, इसको बहुत ज्यादा कम पावर है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि सीवीसी कैन नॉट इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन, इसको कभी भी खुद से इन्वेस्टिगेशन करने की पावर नहीं है। ये हमेशा सीबीआई पर या फिर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज पर निर्भर होती है कि भैया आप हमें इन्वेस्टिगेशन करके दो। दूसरा, एडवाइजरी रोल, इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग, यानी कि ये जो एडवाइस देती है वो बाइंडिंग नहीं है किसी पे।
तो कोई डिपार्टमेंट मानता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं मानता है। ओवरबर्डन स्ट्रक्चर क्यों है? तो कमीशन इज ए स्मॉल वर्क फोर्स, इसमें काम करने वाले लोग कम है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विजिलेंस परव्यू। लेकिन इसका जो काम है विजिलेंस करने का, वो विजिलेंस बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट पे, बहुत जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब पे विजिलेंस रखने का काम है, लेकिन इसकी जो वर्क फोर्स है, काम करने वाले जो लोग हैं बहुत कम है। तो इसमें क्या होता है, ओवरबर्डन हो जाता है। डिपेंडेंस ऑन सीबीआई पर डिपेंड होता है, सीधी सी बात है। थ्रू द सीबीसी सुपरवाइज द सीबीआई इन करप्शन केसेस, इट इज ए लिमिटेड कंट्रोल ओवर द सीबीआई फंक्शनिंग एंड रिसोर्सेज। किसी भी तरीके से अगर वो सीबीआई की करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो उसके पास सीबीआई के बहुत लिमिटेड पावर है कंट्रोल करने के। समझ गए? हेलो, समझे? हाँ। ई वाला बोलता है इनइफेक्टिव विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन, यानी कि विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है इनइफेक्टिव है। क्योंकि जो भी विसिल ब्लोअर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन देने वाला आदमी होता है, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कहीं निपटा ही देता है। द करंट मैकेनिज्म लैक्स स्टैट्यूटरी टीथ एंड रोबस्ट सेफगार्ड फॉर द इन्फॉर्मर, यानी कि जो इन्फॉर्मर है उनके लिए करंट टाइम पे आज के मैकेनिज्म में कोई भी स्टैट्यूटरी टीथ नहीं है, या फिर कोई सेफगार्ड, रोबस्ट सेफगार्ड नहीं है बचने के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो भी विसिल ब्लोअर होता है उसको दिक्कत हो ही जाती है बाद में। नोटेबल केस कौन सा है? विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है। इस केस में क्या हुआ था कि देखो, ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है एंटी करप्शन के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सीवीसी है, सीवीसी को क्या करना चाहिए, स्टैट्यूटरी स्टेटस दे देना चाहिए और उसको इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है कि पोजीशन लाइक सीवीसी एंड सीबीआई डायरेक्टर शुड बी द फ्री फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डोमेन, यानी कि जो भी आप सीबीसी का चेयरपर्सन डायरेक्टर बना रहे हो, सीबीआई का जो चेयरपर्सन डायरेक्टर बना रहे हो, ये किसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं होना चाहिए। इसको एग्जीक्यूटिव से फ्री करो आप। फिर बोला कि सीवीसी शुड बी सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ द सीबीआई इन द मैटर रिलेटेड टू करप्शन, यानी कि करप्शन के मैटर में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है उसको सुपरवाइज करने का काम सीवीसी का होना चाहिए। ऐसा इस केस में सबसे पहले कहा गया। एग्जीक्यूटिव से फ्री करो मतलब? उसके बाद अपने पास एग्जीक्यूटिव से फ्री करो मतलब? एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो सर उसमें तो वो प्रेसिडेंट और पीएम वो तो बैठे ही अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो वो तो लेजिस्लेटिव है ना। अरे नहीं, समझ गया मैं तुम्हारी बात। एग्जीक्यूटिव डोमेन से दूर करने का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट वगैरह हो रहे हैं उसमें कोई एग्जीक्यूटिव प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो मान लो एग्जाम दे के आ रहा है आदमी, इंटरव्यू दे के आ रहा है, ऊपर से फिर जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसके एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट से के अंडर रह के काम करेगा, ये सब नहीं होना। उसको इंडिपेंडेंट कर दो पूरी तरीके से। अगर मान लो वो किसी मिनिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट करेगा, किसी भी डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इंडिपेंडेंट करेगा। उसकी कोई भी रिपोर्ट जो होती है सीधा प्रेसिडेंट को देता है। वो कभी कोई मिनिस्ट्री को नहीं देगा, कभी पार्लियामेंट में नहीं देगा, सीधा प्रेसिडेंट को देगा। समझ गए? यस सर। ठीक है। फॉलोइंग दिस सीवीसी एक्ट आया 2003 में। 1997 की जजमेंट के बाद 2003 में ये एक्ट आया। उसमें मेनी रिफॉर्म्स इन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी फॉलोड, बहुत सारे रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी में आए। और कुछ रिफॉर्म्स जो हैं रिसेंट ये अपन को बताना चाह रहे हैं क्या हुआ है। Recent reforms and digital initiatives. To strengthen the vigilance framework, the CVC has adopted various modern tools and practices. Integrity Index developed in the collaboration with the IIM Ahmedabad. It ranks organizations based on their integrity practices. Integrity Index बना गया है इसके साथ मिलकर IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर। ये क्या करता है, जो इंटीग्रिटी प्रैक्टिसेस होती है उसके आधार पर जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको रैंक देता है। क्या भैया तुम्हारी फर्स्ट रैंक है, तुमने अच्छा काम करा, तुम्हारी सेकंड रैंक है, तुमने भी अच्छा काम करा, तुम्हारी 12th रैंक है, तुमने बहुत बढ़िया काम करा, ऐसा। ठीक है, इंटीग्रिटी इंडेक्स निकालते हैं लोग हर साथ। ई विजिलेंस पोर्टल बनाया गया है फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द कंप्लेंट एंड फास्टर प्रोसेसिंग। कोई भी व्यक्ति अगर कंप्लेंट करना चाहता है तो उसके लिए ई विजिलेंस पोर्टल बनाया है जिसमें वो ऑनलाइन सबमिशन कर सकता है किसी भी कंप्लेंट की, और उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है। ऐसा इनका कहना है, पता नहीं कितनी तेज होती है। थर्ड वाला प्रिवेंटिव विजिलेंस पोर्टल encourages transparency in requirement, procurement and other decision making process। यानी कि सीधी सी बात है कि भैया जो बिजनेस पोर्टल है वो प्रिवेंटिव मेजर्स का है। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है कि करप्शन को रोकने का काम करता है। ये ट्रांसपेरेंसी देता है आपको। काई में रिक्वायरमेंट मतलब जो भी लोगों की भर्तियां वगैरह होती है, अपॉइंटमेंट होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखता है। प्रोक्योरमेंट जो होते हैं, जो भी काम वगैरह होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी रोकथाम करने के, उनमें
और जितने भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है उसको ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है प्रिवेंटिव विजिलेंस पोर्टल। ऐसा इनका कहना है, पता नहीं कितना करते होंगे। इसके बाद आता है अपना कंक्लूजन। कंक्लूजन बोलता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्टैंड्स एज अ गार्जियन ऑफ द इंटीग्रिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये क्या है, एक गार्जियन की तरह काम करता है। गार्जियन किसका गार्जियन होगा ये, इंटीग्रिटी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इंटीग्रिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो मान सम्मान की बात है उसको बचाने का, उसको गार्जियन करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इट्स प्ले अ बेटर रोल इन द कॉम्बेटिंग करप्शन, करप्शन को खत्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट को विजिलेंस के मैटर में एडवाइस देने का काम करता है और सुपरवाइज करता है सीबीआई जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को। while its advisory nature limits to its authority, यानी कि जो एडवाइजरी देता है ये वो लिमिटेड है अथॉरिटी से, यानी कि जो अथॉरिटी है उसकी इच्छा माने या माने, नहीं तो नहीं माने। इट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंटिंग विजिलेंस एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी आर सिग्निफिकेंट। इसका जो कंट्रीब्यूशन है किस काम के लिए, विजिलेंस को प्रिवेंट करना या इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को प्रिवेंट करना का काम इसका इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जो भी कह लो। टू मेक सीवीसी मोर इफेक्टिव, स्वतंत्र बना दो और इन्वेस्टिगेशन पावर बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब जो भी रिकमेंडेशन एडवाइस देता है उसका बाइंडिंग इफेक्ट करो। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट को अगर ये कोई रिकमेंडेशन दे रहा है तो डिपार्टमेंट से बोलो कि आपको मानना ही पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कर दो। स्ट्रेंथिंग विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन को आप स्ट्रेंथ करो, उसको बढ़ावा दो। इनहेंस कोऑर्डिनेशन विद द अदर एजेंसी, जो दूसरी डिपार्टमेंटल एजेंसीज होती है करप्शन रोकने के लिए, दूसरे काम करने के लिए, उनके साथ इसका कोऑर्डिनेशन बढ़ा दो। तो ऐसे 4-5 काम करके आप क्या कर सकते हो, सीबीसी को यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को मोर इफेक्टिव बना सकते हो। इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन सीबीसी इज द क्रूशियल पिलर एंड इट्स एम्पावरमेंट एंड रिफॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडियन गवर्नेंस। यानी कि जो भी अपन करप्शन वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उसके लिए सीबीसी का क्या है, बहुत क्रूशियल पिलर है, वो बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ है। इसको एम्पावर करना, इसको ज्यादा शक्तियां देना और इसमें रिफॉर्म लाना जो है बहुत असेंशियल है, बहुत जरूरी है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नेंस। इंडियन गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसको जितना ज्यादा एम्पावर कर सकते हो कर दो और इसमें रिफॉर्म्स वगैरह ले आओ। ये है आपका सेंट्रल विजिलेंस। ठीक है, समझ गए? ठीक है। चलिए, ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन फ्रेंच लीगल सिस्टम, यानी कि ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रेंच लीगल सिस्टम में क्या कहा गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहा गया है। ठीक है। रिफर्स टू द बॉडी ऑफ लॉ विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, यानी कि किस चीज को रिफर करता है, ये बताता है कि देखो ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, बॉडी ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून होते हैं उससे संगठित होकर एक चीज बनना, एक ऐसा कानून बनना जो कि गवर्न करता है किसको, एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज होती है किसी स्टेट की, उसकी एक्टिविटीज को, उसके कार्यकलाप को गवर्न करने के लिए जो लॉ बनता है उसको ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। अनलाइक द कॉमन लॉ ट्रेडिशन where administrative law developed through a judicial decision within a unfounded court system, draft administrative in France has evolved as a separate and distinct body of law administered by the specialized system of the administrative courts। ये बोल रहा है कि देखो दूसरे देशों में क्या होता है कि जो लॉ ट्रेडिशन है उसके हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज है वो कैसे बनता है, थ्रू जुडिशियल डिसीजन। अपने इंडिया में भी ऐसे ही बना है। अपन ने जब पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेस, तो अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा ये जुडिशियल डिसीजन से बन पाए, इसका कोई अलग से अपन ने कानून नहीं बनाया कभी। जैसे जैसे जजमेंट आते रहेगा वैसे वैसे अपन सीख गए। लेकिन जो ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या हुआ है, फ्रांस के अंदर एक सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ लॉ के रूप में बन पाया, यानी कि सेपरेट एक अलग ही बॉडी ऑफ लॉ बनाया गया है, डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ लॉ बनाया गया है फ्रेंच में। ठीक है, जो कि किससे एडमिनिस्ट्रेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं वो इस लॉ का यूज करते हैं, वो इस लॉ को चलाते हैं। समझ गए? यस सर। अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जैसी कुछ अलग सी कोई चीज नहीं है इंडिया में। तो इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ अ डुअल लीगल सिस्टम, यानी कि जो डुअल लीगल सिस्टम है उसका ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। डुअल लीगल सिस्टम के साथ एक तो नॉर्मल लीगल सिस्टम अपना जो कौन सा चलता है, जो पार्लियामेंट से लॉ बनते हैं, ठीक है, और उसको कोर्ट में आप एग्जीक्यूट कराते हो, वो एक सिस्टम है। लेकिन इनके यहाँ पे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसको आप कहाँ से कंट्रोल कराते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से।
इनके यहाँ पे डुअल लीगल सिस्टम चलता है। डुअल मतलब दोहरा, दो तरीके से चलने वाला। शो कॉजिंग द फ्रेंच कमिटमेंट टू द प्रोटेक्टिंग द पब्लिक इंटरेस्ट वाइल रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि ये फ्रेंच का कमिटमेंट पता चलता है, इस चीज से इनकी दृढ़ निश्चयता पता चलती है कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम है उसमें जो पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों का हित है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक लॉ बना रखा है, प्रॉपर कोड बना रखा है। तो जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी गलत ना हो उसको रोकने के लिए इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस तरह की व्यवस्था बना रखी है। अच्छी बात है। दिस सिस्टम इज अ पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल एंड सर्व्स एज अ मॉडल फॉर द सेवरल सिविक लॉ कंट्रीज। यानी कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है? अरे ये क्या हुआ? हाँ, दिस सिस्टम इज अ पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल एंड सर्व्स एज अ मॉडल फॉर द सेवरल सिविक लॉ कंट्रीज। ये जो सिस्टम है ये क्या है? इसमें बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, यानी कि दूसरे देशों को भी, और इन्होंने सर्व किया है फॉर द सेवरल सिविल लॉ कंट्रीज में सर्व किया है इस सिस्टम ने। यानी कि सिविल लॉज कंट्रीज जितनी भी होती हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पनपने के लिए ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। द फ्रेंच अप्रोच डिफरेंट फंडामेंटली फ्रॉम द एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन। एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन जो है लॉ का, उससे अलग हटके इन्होंने कुछ काम करा है। अप्रोच डिफर्स, कुछ अलग हटके इन्होंने काम करा है। क्या काम करा है? प्रोवाइड्स एन इंस्ट्रक्टिव कंपैरेटिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए इन्होंने क्या करा है? कंपैरेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराया है, कंपैरेटिव फ्रेमवर्क दिया है, और जुडिशियल कंट्रोल दिया है ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसके ऊपर इन्होंने एक जुडिशियल कंट्रोल कर रखा है। एंड बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड लिबर्टी, और लिबर्टी और अथॉरिटी के बीच में बैलेंस बनाया। अथॉरिटी और लिबर्टी के बीच में बैलेंस बनाने का मतलब है जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनका काम है कुछ ना कुछ करना, लॉज बनाना, एक्शन लेना, कुछ भी करना, लेकिन उसमें आपको लोगों की, पीपल की जो लिबर्टी है, लोगों की जो लिबर्टी है उसका ध्यान रखना है। इसका बैलेंस बनाने का काम फ्रेंच ने कर रखा है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है? यस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तुम सो रहे हो क्या? नहीं, बैठा हूँ। पक्का? हाँ ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, द रूट्स ऑफ द ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लाइज इन द पोस्ट रिवोल्यूशनरी फ्रेंच। यानी कि देखो, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था, अगर तुमने इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ी होगी तुम्हें पता होगा, फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ था तो उसके पोस्ट, उसके बाद में ये चीज आई है क्या? ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद में आया। आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ द 1789 there was a urgent need to recognize the administrative structure of the state and separate it from the judicial interference। यानी कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड हो गई, इस चीज की बहुत जरूरत पड़ी कि अपने जो स्टेट है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव को स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर बना होना चाहिए कि भैया कौन किसकी हायरार्की रहेगी, कौन किसके ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, और उसको जुडिशियल इंटरफेरेंस से सेपरेट करना है। यानी कि उसमें किसी प्रकार का जुडिशरी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा इनकी व्यवस्था ये लोग चाहते थे। This desire led to establishment of the dual judicial system, administrative and judicially। और यही डिजायर जो थी इनकी जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करने की, उसी की वजह से ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम बना, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव का सिस्टम अलग हो गया और जुडिशरी का सिस्टम बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है? अब फाउंडेशन ऑफ द ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज लेड डाउन इन 1719 में सबसे पहले इसका फाउंडेशन रखा गया, इसकी नींव रखी गई। वेयर द रिवोल्यूशनरी लेजिस्लेचर अडॉप्टेड, यानी कि एक लॉ अडॉप्ट किया गया है, रिवोल्यूशनरी लॉ अडॉप्ट किया गया, क्रांतिकारी कानून को अपनाया गया, जिसका नाम था लॉ ऑफ 1624 अगस्त 1790। ये कानून का नाम है। इसको अडॉप्ट किया गया विच प्रोहिबिटेड ऑर्डिनरी कोर्ट्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। जिससे सबसे पहले उन्होंने क्या करा? प्रोहिबिट करा किसको? कोर्ट्स को। किस काम के लिए? फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे उनको अब कोर्ट नहीं सुनेगा, उनमें कोर्ट किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करेगा। The idea was to preserve the independence of the new administration from the judiciary। इनका आइडिया क्या था कि जितनी भी जुडिशरी है उससे मुक्त करो किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो जुडिशरी के हाथ में नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दो, अलग करो। Which was considered corrupt and reactionary under the ancient regime। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो जुडिशरी है वो करप्ट है और रिएक्शनरी है अंडर द एंशिएंट रिजिम। एंशिएंट रिजिम का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हैं या जितने पावरफुल लोग हैं वो जो काम करना चाहते हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर उससे रिएक्ट करके जुडिशरी अपना काम करती है। जुडिशरी फ्रीली अपना काम नहीं करती, ऐसा इनको लगता था। दिस वाज अ फर्दर स्टैंडर्ड बाय द नेपोलिक रिफॉर्म्स। जो नेपोलिक रिफॉर्म्स है उसके द्वारा इसको और मजबूती मिली, इसको स्ट्रेंथ मिली, लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द
काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, काउंसिल द स्टेट, ठीक है, काउंसिल द स्टेट जो भी बोलते होंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट का, कि वहाँ की जो राज्यसभा टाइप की चीज होगी उसका डेवलपमेंट हुआ उसके बाद, विच इवेंचुअली बिकम द सुप्रीम बॉडी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। और वही जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो सबसे क्या बन गई, सुप्रीम बॉडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के लिए सबसे बड़ी बॉडी काउंसिल ऑफ स्टेट को वहाँ पे बना दिया गया। ये वहाँ की हिस्ट्री थी। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन तो बहुत नॉर्मल ही है, अभी तक अगर समझ में आया तो आई क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है या फिर जो ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है कि बॉडी ऑफ रूल्स, बहुत सारे नियमों का रूल्स की एक बॉडी है, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे केस लॉज से वो डेवलप हुआ है। वो केस लॉज किसके थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ने जो जितने भी केस लॉज में डिसीजन दिए उनसे वो डेवलप हुआ है, जो कि क्या रेगुलेट करता है, विच रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि उसको किसी भी संगठन को, उसके फंक्शंस को और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसकी, पब्लिक अथॉरिटीज की, यानी कि भाई अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनकी। एंड गवर्न देयर रिलेशन विद द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और वही जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अपन ने पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करना, साथ में उसके प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ रिलेशन बना के रखना। सेम चीज यहाँ पे है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्न करना और उसके प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी कि लोगों के साथ उसके क्या रिलेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के, उसको बनाए रखना, उसको गवर्न करने का काम है एड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का। समझ गए। उसके बाद ये भाई साहब ने एक डेफिनेशन दी, इनका नाम है मोरिस होरियो। मोरिस होरियो का कहना था कि ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इज द बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एक्टिविटीज ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल इन सो फार एज दे आर गवर्न्ड बाय द पब्लिक लॉ। इसका एक कहना है कि देखो जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं, गवर्न बाय द पब्लिक लॉ, यानी कि लोगों के जो कानून है, यानी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है, लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाया है वो पब्लिक लॉ है। तो पब्लिक लॉ के द्वारा गवर्न होने वाले जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हैं, उनको गवर्न करने के लिए, उनको चलाने के लिए हमें एक बॉडी ऑफ लॉ चाहिए होता है। उस बॉडी ऑफ लॉ को हम कहते हैं ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव्स। ठीक है। इट इन्वॉल्व द सेट ऑफ द लीगल नॉर्म्स। इसमें बहुत सारे लीगल नॉर्म्स दिए हुए हैं, जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो कि प्राइवेट लॉ से बिल्कुल अलग है। एंड एम्ड एट इंश्योरिंग लॉफुल, एफिशिएंट एंड फेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका काम क्या है, लॉफुल तरीके से काम करना, एफिशिएंट तरीके से काम करना और फेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, ये इसका काम है। करा देंगे काम। नेचर एंड स्कोप क्या है, नेचर एंड स्कोप सिंपल सा है। देखो नेचर इसका कैसा होगा, जजमेंट लॉ। जिस तरीके से अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है जजमेंट लॉ है, उसी तरीके से ये है, क्योंकि ये भी अनलाइक द कोडिफाइड सिस्टम, ये भी मतलब कोडिफाइड सिस्टम नहीं है। अनलाइक मतलब कोडिफाइड सिस्टम से अलग है, ये अलग है, तो सीधी सी बात है, जजमेंट लॉ हुआ। ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हैज लार्जली इवॉल्व थ्रू द डिसीजन ऑफ द काउंसिल डी स्टेट एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं, उनके द्वारा और काउंसिल ऑफ स्टेट है उनके द्वारा जितने भी डिसीजन दिए गए हैं, उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इवॉल्व हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ा है। पब्लिक लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, एक तरह से पब्लिक लॉ इज अ ब्रांच ऑफ द पब्लिक लॉ aimed at the regulating the relationship between the state and citizen as well as the between the administrative authorities। यानी कि एक पब्लिक लॉ है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होते हैं उनके बीच में और इंडिविजुअल से सिटीजन जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन का काम करता है। साथ ही में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करता है। वही अपना अपन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी यही बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ पब्लिक लॉ। इसी तरीके से ये भी इनका पब्लिक लॉ है। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल है, ठीक है। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल का मतलब है इट अडॉप्ट टू चेंज इन द फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटल नीड्स, यानी कि स्टेट और सोसाइटी के नीड के हिसाब से ये चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से वो बदल सकता है। ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेम चीज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी अपन ने पढ़ी है कि ये भी फ्लेक्सिबल होता है। इसका स्कोप क्या है, स्कोप है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि क्या क्या काम है इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की जो स्ट्रक्चर है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या अथॉरिटी होना चाहिए, उसमें कौन कौन लोग होना चाहिए, क्या क्या काम होना चाहिए, कैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसको कंडक्ट करता है, गवर्न करता है, कुछ भी के लोग उनके जो फंक्शंस होते हैं उसको गवर्न करता है। ठीक है। लीगल स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी कि जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी और क्या क्या लीगल स्टेटस होंगे उसको गवर्न करेगा। पब्लिक सर्विस एंड देयर रेगुलेशंस, जितनी भी पब्लिक सर्विस होती है, पब्लिक सर्विस में सब चीजें आती है जैसे एजुकेशन, रोड, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल वगैरह, जो भी पब्लिक सर्विस होती है उसको गवर्न करना, उनके रेगुलेशन को चलाना। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड कंसेशंस,
जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जितने भी कंट्रोल्स वगैरह होंगे उनको रेगुलेट करना, और उनके कंसेशन यानी कि किन किन चीजों में कमी का रखना है, कंट्रोल वगैरह किसको कम करना है, किसमें ज्यादा करना है, किसको इंडिपेंडेंट बनाना है, उसका ध्यान रखना। लाइबिलिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज, यानी कि जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट और पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उसकी लाइबिलिटी को देखना, उनकी जिम्मेदारियों को देखना। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होंगे उनको जुडिशियल रिव्यू करना, वो भी सब काम आएगा ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में ही आएगा। ये सेम चीज अपन को जो अपन ने पढ़ी थी ना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, सेम वैसी ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है नया। फीचर क्या क्या है? फीचर देखो, फीचर वही है सेपरेट सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। सीधी सी बात है कि ये थोड़ा सा अलग, इसमें एक अलग चीज है कि जो ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है वो नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं उससे अलग चलता है। ठीक है, वो चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में चलता है, जिसको हेड कौन करता है? काउंसिल ऑफ स्टेट करता है। उसको नॉर्मल कोर्ट में आप नहीं चला सकते। लैक ऑफ कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन नहीं है, मतलब कोई भी एक्ट नहीं बना है, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है। ठीक है, कोई जैसे अपन सिविल लॉ नहीं बनाते, जैसे कि अपनी इंडिया में सेम चीज है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कोडिफाइड नहीं है, वैसे ही फ्रेंच में ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, वो कैसे चलता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेट डाउन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ने जैसे प्रिंसिपल लेट डाउन कर रखे हैं उनके हिसाब से ये लॉ चलता है। सुप्रीमेसी ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किस चीज को करता है? पब्लिक इंटरेस्ट को, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट सबसे पहले, इंडिविजुअल राइट बाद में, पब्लिक इंटरेस्ट। ये सेम चीज अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ी है कि इंडिविजुअल राइट जो है उसको नहीं देखा जाता है बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है। तो इट इंक्लूड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर, और ये अब्यूज ऑफ पावर के अगेंस्ट सेफगार्ड का काम करता है। बिल्कुल सेम वही। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, द स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स और इवन विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, यानी कि जो स्टेट है वो कुछ भी अगर रॉन्गफुल एक्ट करता है, कोई भी स्टेट अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके खिलाफ उसको लाइबल ठहराना है, उसकी जिम्मेदारी, मतलब लाइबिलिटी मतलब वही सीधी बात है, लीगल एक्शन लेना है उसके अगेंस्ट, इवन विदाउट फॉल्ट इन सर्टेन केसेस, यानी कि बहुत सारे केसेस में चाहे स्टेट की गलती नहीं हो लेकिन फिर भी अगर स्टेट की वजह से कुछ हुआ है तो भी उसके खिलाफ आप लाइबल, उसको लाइबिलिटी ठहरा सकते हो, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। रॉन्गफुल एक्ट को इन्होंने फ्रेंच में कुछ बोला है फोर्टेडी सर्विस। फोर्टेडी सर्विस का मतलब है कि जो भी अपनी सर्विस वगैरह होती है उसमें कुछ भी डिफॉल्ट होता होगा उसको फोर्टेडी सर्विस बोलते होंगे, नाम से तो यही पता पड़ रहा है। फिफ्थ वाला जुडिशियल इनोवेशन। जुडिशियल इनोवेशन यानी कि काउंसिल ऑफ द स्टेट जो है वहाँ की वो डेवलप्ड हुई है लाइक डॉक्ट्राइन लाइक एक्टेड गवर्नमेंट एक्सोर्बिटेंट पावर्स एंड फटेज पर्सनल फटेडी सर्विस। ठीक है, समझ गए? नहीं। इन्होंने बोला है कि देखो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वहाँ की, जो काउंसिल ऑफ स्टेट वहाँ की, कि सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलाने के लिए, तो उसने कुछ डॉक्ट्राइन वगैरह बना रखी है, कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे। वो क्या है? एक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के एक्ट है उसको चलाने के लिए, एक्सोर्बिटेंट पावर्स यानी कि जितनी भी पावर्स वगैरह होती हैं उनको गवर्न करने के लिए, और फटेड पर्सनल्स और फटेडी सर्विस, यानी कि कोई पर्सनल जो होते हैं, जो भी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उनके फॉल्ट वगैरह, उनकी जो भी गलतियां होती है वो, या फिर उनकी जो भी सर्विस होती है उसमें जो फॉल्ट होते हैं उनको गवर्न करने का काम करने के लिए डॉक्ट्राइन्स वगैरह बना रखी है। किसने? डॉक्ट्राइन मतलब सीधी बात है प्रिंसिपल्स, लॉज, रूल्स वगैरह सब आते हैं उसके अंदर, वो बना रखी है काउंसिल डी स्टेट ने, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट ने। डॉक्ट्राइन्स अपने इंडिया में भी डॉक्ट्राइन्स है, जैसे कि अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो अपन डॉक्ट्राइन ऑफ कलेवर लेजिस्लेशन पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी पढ़ते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ बिहेवियर पढ़ते हैं। तो वो डॉक्ट्राइन्स क्या है? डॉक्ट्राइन्स एक्चुअली वो है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद अपने यहाँ पे इंडिया में अप्लाई हुई है, जिससे कि अपने लॉज वगैरह, रूल्स वगैरह गवर्न होते हैं। ठीक है, सेम चीज वहां पे भी हुई होगी। सोर्सेस क्या क्या है अब इसके देख लो। सोर्सेस इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब वही जजेस के डिसीजंस, जो काउंसिल ऑफ स्टेट से वहाँ की उसकी जो डिसीजंस है वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वहाँ का, यानी कि ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पनपा है, बड़ा हुआ है, जन्म लिया है, आगे बढ़ा है, जो भी है। लेजिस्लेशंस स्टेट्यूट गवर्निंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड सिविल सर्विसेज, यानी कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट और सिविल सर्विस जैसी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर, वो पर्टिकुलर स्टेट्यूट से चलती है, पर्टिकुलर एक कानून से चलती है। ठीक है, अलग अलग जो भी लेजिस्लेशन बनते हैं उनसे चलती है। डॉक्ट्राइन्स जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन्स अपन ने अभी ऊपर भी देख लिया कि राइटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्कॉलर्स स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग जुडिशियल रीजनिंग, यानी कि जो डॉक्ट्राइन होती है वो लिखी जाती है किसके द्वारा? जो लॉ स्कॉलर्स देते हैं उनके द्वारा, या तो उनके द्वारा जो कि जुडिशियल रीजनिंग देते हैं उनके द्वारा जो डॉक्ट्राइन्स दी जाती है
उससे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है अपना डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, उनसे भी बहुत ज्यादा पनपा है। फोर्थ वाला रेगुलेशंस एंड डिक्रीज, जो भी डिक्रीज आती है, डिक्रीज की आती है, कोर्ट की आती है, अथॉरिटीज की आती है, ऑर्डर्स आते हैं और उनके द्वारा जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं अलग अलग समय पर, उससे अपना डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पनपा है। वही इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज द्वारा डिक्रीज या फिर रेगुलेशंस को इशूज किए गए हैं, वो भी एक तरह से सोर्स है इसका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का। फिर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ सच द प्रोपोर्शनलिटी, इक्वलिटी बिफोर द पब्लिक बर्डन्स एंड द राइट टू बी हियर्ड, यानी कि सीधी सी बात है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ अपना क्या क्या होता है, देखो प्रोपोर्शनलिटी होना चाहिए, सबको समान तरीके से देखना है, सबको बराबर तरीके से देखना है। इक्वलिटी बिफोर द पब्लिक बर्डन्स, पब्लिक की जो बर्डन्स है, जिम्मेदारी है, उसमें सब बराबर होंगे, किसी के अगेंस्ट आप ज्यादा एक्शन नहीं लोगे, किसी के अगेंस्ट कम एक्शन नहीं लोगे, सबके लिए आप बराबर लोगे। एंड राइट टू बी हियर्ड, यानी कि सबको सुना जाएगा, यानी कि किसी को भी अनसुना नहीं रखोगे, किसी के अगेंस्ट भी एक्सपार्टी नहीं करोगे, हर व्यक्ति को उसका राइट और अपने बोलने का, अपने पक्ष रखने का अधिकार होगा, वही राइट टू बी हियर्ड जो अपने आप ही होता है। तो ये इसके स्कोप है, जनरल प्रिंसिपल, जूरिस्प्रूडेंस, लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन एंड रेगुलेशन एंड डिक्रीज। ठीक है, रोल क्या है काउंसिल ऑफ स्टेट का, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी काउंसिल ऑफ स्टेट का रोल यहाँ पर देख लेते हैं अपन। तो अपन को यहाँ तक तो अगर अपन ने इतना पढ़ लिया तो अपन को वैसे भी बिना पढ़े इतना समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलाने के लिए एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है, इसके डिसीजन दिए जाते हैं, इसको काम दिया जाता है, सीधी सी बात है, इतना तो अपन अभी समझ में आए। तो ये अपन लिख देंगे पहली लाइन कि प्लेज अ पाइवटल रोल इन द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट सर्व्स बोथ एज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, यानी कि सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट तो है ही सही, एंड साथ में एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को एडवाइजरी देने वाली बॉडी भी सबसे बड़ी यही है। इसके फंक्शन क्या क्या, फंक्शन इंक्लूड्स एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन का मतलब होता है डिसीजन सुनाना, रिव्यूइंग द लीगलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, डिसीजंस एंड रेगुलेशन, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स हुए हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम हुए हैं, डिसीजंस हुए हैं, रेगुलेशन हुए हैं, उनको रिव्यू करने का काम करने का भी इसका काम है। एडवाइजरी करना, ठीक है, कोई भी लीगल ओपिनियन देना, या जो भी ड्राफ्ट बनता है, सीधी सी बात है, जो भी कानून वगैरह बनता है उसमें अपना लीगल ओपिनियन देना, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, जितने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट किए जाते हैं, मेजर्स का मतलब होता है रोकथाम के लिए जो भी काम किए जाते हैं, जो भी अच्छे काम करने के लिए जो भी स्टेप लिए जाते हैं, उनमें अपना लीगल ओपिनियन देने का काम है काउंसिल ऑफ स्टेट का। डेवलपिंग केसेस, केस वगैरह देना, ठीक है, वही लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह सुना देना, कभी भी कोई अच्छा केस आ गया तो उसकी वजह से, जो सेम अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को चलाने के लिए अच्छे अच्छे केसेस सुनाना, वही इनका काम है। केसेस भी दे रखे हैं, ब्लैंको केस है, रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट लीगल रिजीम फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मैटर्स के लिए डिस्टिंक्ट लीगल रिजीम बनाना, ब्लैंको केस में कहा गया था। कैडेट केस में क्या गया था, एंडेड मिनिस्ट्रियल जस्टिस एंड अफर्म द काउंसिल एज द अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, यानी कि इस केस में क्या हुआ था, जो मिनिस्ट्रियल जस्टिस है उसको खत्म कर दिया गया कि मतलब मिनिस्ट्रियल एक्ट के पास कोई भी जुडिशरी पावर नहीं रखी, और सीधा जो काउंसिल है अपनी काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको आपने अल्टीमेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बना दिया है, मतलब उससे बड़ा फिर कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में। बैरल केस होता है प्रोटेक्टेड इक्वलिटी ऑफ द एक्सेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करना है, ये बोला है इन्होंने बैरल केस में 1954, बहुत बढ़िया। लायबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की लायबिलिटी जिम्मेदारी। ड्राइव एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी कि ड्राइव एडमिनिस्ट्रेटिव किन किन चीजों में डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस बिटवीन बताता है, देख लेते हैं। फोर्टे पर्सनल मतलब पर्सनल फॉल्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, जितने भी पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनके फॉल्ट को, अनरिलेटेड टू द सर्विस, जो कि सर्विस से अनरिलेटेड है, वो सिविल कोर्ट से जुडिक्शन, उनके लिए किसके लिए जुडिक्शन, किसके पास जुडिक्शन होगा, सिविल कोर्ट के पास। मतलब जितने भी कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कि अपनी सर्विस से अलग, सर्विस से अनरिलेटेड अगर वो फॉल्ट कर रहे हैं तो उसका जुडिक्शन किसके पास होगा, सिविल कोर्ट के पास होगा, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के पास होगा। फॉल्ट डी सर्विस देख लेते हैं। फॉल्ट कमिटेड इन द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, जब आप ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल सर्विस कर रहे हो, उसमें अगर कोई फॉल्ट कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो होते हैं उनके पास आपका जुडिक्शन होगा। लायबिलिटी विदाउट द फॉल्ट, बिना ही फॉल्ट की लायबिलिटी कब आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द डैमेजेस इवन विदाउट फॉल्ट अंडर द प्रिंसिपल सचेस, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होंगे उनको बिना किसी फॉल्ट के भी डैमेजेस के लिए लायबल ठहराया जाता है। डैमेजेस मतलब जो भी नुकसान वगैरह हुए हैं लोगों के, उसके लिए लायबल ठहराया जा सकता है इन दो कंडीशन में। पहला रिस्क थ्योरी मतलब
डैमेजेस कॉज्ड बाय द डेंजरस पब्लिक वर्क, मतलब पब्लिक अथॉरिटी द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कुछ ऐसे पब्लिक वर्क किए जाते हैं जो कि इतने ज्यादा डेंजरस थे जिससे डैमेज होना स्वाभाविक था, और अगर डैमेज हुआ है तो फिर आप लाइबल हो, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी लाइबल है। इक्वलिटी बिफोर द पब्लिक बर्डन्स, यानी कि पब्लिक बर्डन्स के सामने सब इक्वल है। अगर मान लो पब्लिक बर्डन यानी पब्लिक एक्टिविटी से कुछ भी हुआ है तो वो सबके लिए समान ही होगा। तुम कुछ बोल रहे थे क्या अभी? नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में सब? यस सर। ठीक है, फिर आता है दिस डुअल लीगल सिस्टम इंश्योर दैट पब्लिक अथॉरिटीज आर अकाउंटेबल व्हाइल रिस्पेक्टिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज। जो ये डुअल सिस्टम है, डुअल सिस्टम मतलब डुअल जुडिशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं कि एक जगह पे सिविल कोर्ट के बाद जुडिक्शन है, एक जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के बाद जुडिक्शन है। तो ये क्या करता है कि पब्लिक अथॉरिटीज है उनको अकाउंटेबल ठहराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, इंश्योर करता है व्हाइल रिस्पेक्टिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटी। सीधी सी बात है कि अगर मान लो कि पब्लिक अथॉरिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज भी है, उनकी कुछ जिम्मेदारीज भी है, उनको अकाउंटेबल करने के लिए डुअल जुडिशियल सिस्टम का बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इन्होंने नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जो ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है इसके बीच में डिफरेंस बताया। सबसे पहले ओरिजिन, यानी कहाँ से पैदा हुआ है। देखो ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है जज मेड लॉ और काउंसिल ऑफ स्टेट, इन दो से ये लॉ बना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नॉर्मली या तो काय से बनता है, किसी स्टेट्यूटरी से बनता है, कानून से बनता है, फिर केस लॉ से बनता है। पर हालांकि इन्हें डिफरेंस कर रखा है, पर लगभग मेरे को एक जैसे ही लगा है। कोर्ट सिस्टम, ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में जो कोर्ट सिस्टम होता है वो डुअल सिस्टम होता है। दो तरह की कोर्ट चलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट अलग चलती है और जुडिशियल कोर्ट अलग चलती है। अपने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसमें यूनिफाइड है, एक ही कोर्ट का सिस्टम है, वही सब देख लेता है। लाइबिलिटी बेस्ड ऑन द पब्लिक लॉ डॉक्ट्राइंस, जो भी पब्लिक लॉ डॉक्ट्राइंस वगैरह बना रखी है काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने, उसके हिसाब से लाइबिलिटी तय होती है, उसके हिसाब से जिम्मेदारी तय होती है किसने क्या गलत किया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है या फिर जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किसने कितना गलत किया है, किसकी क्या लाइबिलिटी है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है, और यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू क्या है, ऑर्डिनरी कोर्ट की प्रोसीजर है कि साधारण है, जुडिशियल रिव्यू होता ही होता है। एम्फेसिस किस चीज का किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट का, और इसमें दिया जाता है रूल ऑफ लॉ का और इंडिविजुअल राइट का। समझ गए? यस सर। ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंडिया, इंडिया की बात कर लेते हैं। लो इंडिया फॉलोज कॉमन लॉ ट्रेडिशन, सेम पैरेलल एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पे इंडिया में नॉर्मली जो ट्रेडिशनल लॉ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन पैरेलली कुछ कुछ चीजें ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की भी है, ऐसा इनका कहना है। जैसे पब्लिक लॉ टॉर्ट्स, इंडिया कोर्ट स्पेशली सुप्रीम कोर्ट हैव इम्पोज्ड द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। सीधी सी बात है। अरे पता है मैंने तुमको एक केस पढ़ाया था, याद है रुदुल शाह वाला? कौन सा? ये जब स्टेट की लायबिलिटी पढ़ रहे थे अपन, हाँ। ये केस पता है मेरी एग्जाम में आया था अभी 1 तारीख को, तो मेरे को यहाँ से याद आया। मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था उस दिन, तो एकदम मेरे को याद आ गया था कि यार मैंने हर्ष को पढ़ाया था। जैसे अभी अपन ने मुस्लिम लॉ भी पढ़ा है ना, हाँ। तो मेरे मुस्लिम लॉ से भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से बने, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन भी आए थे 2-3, वो भी बने। ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का भी आया था, अगर अपन ने पढ़ा नहीं था, पर मेरा पहले पढ़ा हुआ था वो थोड़ा तो बन गया ना। आपने कोई इकाई की एग्जाम दी थी? ये सेट होती ना, एमपी सेट, हाँ। वो उसकी। एमपी सेट में क्या? एमपी स्टेट नहीं, एमपी सेट का मतलब होता है मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब जो जिनकी मास्टर डिग्री हो जाती है ना, तो वो ये एग्जाम देके एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए। तो मैंने दी थी। चलिए ठीक है, तो अपने इंडिया में क्या है कि पब्लिक लॉ टॉर्ट्स है। मतलब पब्लिक लॉ टॉर्ट्स कैसा चलता है कि देखो, इंडियन कोर्ट्स ने, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बना रखा है कि जो स्टेट है वो हमेशा लाइबल होगा किस चीज के लिए, फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर मान लो स्टेट है वो किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो उसके ऊपर लाइबिलिटी रहेगी। अब ऐसा अपने इंडिया में चलता है। उसके बाद अपने इंडिया में क्या है, रिट जुडिक्शन वाला सिस्टम है कि मान लो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में कुछ भी कोई गलत होगा तो तुरंत उसके आगे आप रिट लगा दो 32 में या 226 में। तीसरा अपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम, कि कुछ भी अगर गलत होता है, कुछ भी कोई लॉ के अगेंस्ट जाके काम करता है तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, सीधा जुडिशियल रिव्यू कर लेते हैं। इंडिया कोर्ट हैव अडॉप्टेड द डॉक्ट्राइन लाइक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड प्रोपोर्शनलिटी सिमिलर टू द फ्रेंच प्रिंसिपल। फ्रेंच प्रिंसिपल में भी ये चीजें हैं कि भैया जो कानून है उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड प्रोपोर्शनलिटी,
सेम अपने इंडिया में जुडिशियल रिव्यू है कि अगर आप कानून के हिसाब से नहीं चलोगे, कानून के अगेंस्ट जाके काम करोगे तो आपके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू लग जाएगा। However, India does not have a dual system of the court. इंडिया में dual system नहीं है, of course, and administrative law is developed within the constitutional framework by the regular courts. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कैसे बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर बनाया गया है कि जो भी चीज होगी वो संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए होगी, भारत के अंदर, संविधान से बाहर कुछ नहीं होगा, और उसको रेगुलेट करने का काम अपना जो दूसरी कोर्ट, सामान्य रेगुलर कोर्ट्स होती है वही करती है, कोई अलग से कोर्ट नहीं बनाई अपन ने। चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स। चैलेंजेस क्या क्या है ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है कि भैया देखो अनकोडिफाइड लॉ है, अनकोडिफाइड लॉज होने से क्या होता है, कुछ भी चीज क्लियर नहीं होती है, कभी भी कैसा परिस्थिति के हिसाब से चीजें आदमी कर लेता है। तो अनकोडिफाइड नेचर लीड्स टू अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कुछ भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होना चाहिए, तो ये कुछ भी चीज लिखी हुई नहीं है। जैसे जो मान लो कोई जज है, कभी उसके मूड पर डिपेंड कर जाएगा, कभी परिस्थिति पर डिपेंड कर जाएगा, कभी किसी चीज पर डिपेंड कर जाएगा, तो इसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी हुई है, कंफ्यूजन भी बढ़े हुए हैं। एक्सेस टू जस्टिस। सिटीजन में फाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर कम्बरसम। कम्बरसम मतलब बहुत उलझी हुई प्रोसेस है, किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो है बहुत उलझी हुई है। इससे क्या होता है, जो एक जस्टिस है वो उसका एक्सेस यानी जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत देरी हो जाती है, समझ लो आप। ओवरलैपिंग फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि डुअल फंक्शन है। डुअल फंक्शन है, दो तरह के जुडिशियल सिस्टम वगैरह चला रखे हैं। किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट का, जिसके दो काम है। पहला तो जुडिशियल भी है, दूसरा एडवाइजरी भी है, मतलब वो जुडिशियल कोर्ट की तरह काम भी करता है, जजमेंट भी सुनाता है और एडवाइस भी करता है गवर्नमेंट को। उससे क्या होता है कि उसकी जो न्यूट्रलिटी है कि वो किसकी तरफ होकर काम कर रहा है, उस पर दिक्कत आती है। क्यों, क्योंकि सपोज मान लो किसी केस में वो जजमेंट भी सुना रहा है और उसी केस से संबंधित डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर रहा है, तो बहुत बार बहुत मुश्किल होता है कि वो न्यूट्रल रह के काम कर ले। ऐसा इनको कहना है, एक तरह से चैलेंज है। हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग होंगे वो तो अलग ही होंगे ना, एडवाइस देने वाले लोग अलग होंगे, जजमेंट सुनाने वाले लोग अलग होंगे, बट फिर भी इनको लगता है कि चैलेंज है तो होगा, अपने क्या करना, लिख के आना है। रिसेंट रिफॉर्म्स इन फ्रांस एम टू सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स। ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स वगैरह है फ्रांस में जो हुए हैं जिस तरह से प्रोसीजर को सिंपल किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस किया गया है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई है, और सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस में उसको बढ़ाया गया है। तीन चीजें करके इन्होंने रिफॉर्म लेके आए हैं फ्रांस में। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है, ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इज अ यूनिक एंड सोफिस्टिकेटेड लीगल सिस्टम दैट अंडरस्कोप द फ्रेंच ट्रेडिशन ऑफ द बैलेंसिंग स्ट्रोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी। वही सीधी सी बात है कि जो ये ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बहुत अलग है, और वो सोफिस्टिकेटेड लीगल सिस्टम है जो कि कहाँ चलता है, फ्रेंच ट्रेडिशन में चलता है, जिसका काम क्या है, तो ऑफ बैलेंसिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद लीगल अकाउंटेबिलिटी। यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लीगल अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना, उसको बैलेंस बना के रखना है, इसका काम है ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का। इट रिप्रेजेंट द रिच लीगेसी ऑफ जुडिशियल इनोवेशन। जुडिशियल इनोवेशन के बारे में इसकी रिच लीगेसी। रिच लीगेसी का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे जुडिशियल इनोवेशन हुए हैं, सबसे ज्यादा जो भी चीज जुडिशियल इनोवेशन की होती है सबसे ज्यादा यही होती है। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ठीक है, while ensuring the administrative authorities act within the bounds of legality। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो अथॉरिटीज के जो एक्ट होते हैं कानून के हिसाब से सही है या नहीं है, लीगली वो बाउंड हो रहे हैं या नहीं होते हैं, उनको इंश्योर करना और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का है। इट इन्फ्लुएंस इज नॉट लिमिटेड टू द फ्रांस अलोन, इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि जो फ्रांस है सिर्फ अकेले उसमें ही नहीं ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, सिर्फ फ्रांस में इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं, जितने भी दूसरे दुनिया है, दूसरे देश हैं, उनका जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उस पर भी ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रभाव पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव thus provide a valuable insight to alternative models of the administrative justice and public law governance। यानी कि ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना आपको क्या देता है, आपको प्रोवाइड कराता है वैल्यूएबल इनसाइट्स, बहुत ज्यादा जानकारी, वैल्यूएबल जानकारी प्रोवाइड कराता है किस किस चीजों के संबंध में, इनटू द अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के लिए आपको अभी तक क्या लगता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक अल्टरनेटिव मॉड्यूल अपन को पता पड़ा। अल्टरनेटिव मॉड्यूल मतलब कि अपन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट भी बना सकते हैं, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट बना सकते हैं, एक एडवाइजरी बॉडी बना सकते हैं, ऐसा एक अल्टरनेटिव अपन को पता पड़ता है इससे। एंड पब्लिक लॉ गवर्नेंस, पब्लिक लॉ गवर्नेंस जो है उसके लिए भी अपन को एक अल्टरनेटिव मिलता है इससे, ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव से। यही है इसका